गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने शर्करा के अपघटन के अन्य पद की बात कर रहे थे और अन्य पद का अर्थ क्या था बेटा? जब किसी जीव में श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल जैसी घटना नहीं होती है या क्रेब्स साइकिल व ग्लाइकोलाइसिस के बिना यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो अपन उसे सम्मिलित करते हैं किसके? शर्करा के अपघटन के अनेक पद। अब अनेक विशेषकर पौधों में अनेक प्रकार के पद पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से जो पद आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है उसमें सबसे पहला पद आपने लिया था कौन सा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। शॉर्ट में अपने नाम क्या दिया था? पीपीटी। तब अपन ने कल क्या कहा था बेटा? दो वैज्ञानिक कौन कौन से? वारबर्ग व डिकिंस नामक साइंटिस्ट ने पाया कि कुछ पौधों के अंदर, कुछ जीवों के अंदर शर्करा या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल जैसी घटना संपन्न नहीं होती, बल्कि इन जीवों में जो शर्करा है उस शर्करा का अपघटन एक 5 कार्बन की शर्करा, कौन सी बेटा? राइबोलोज 5 फॉस्फेट के माध्यम से होता है। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट के माध्यम से शर्करा का क्या हो रहा है? अपघटन। ये शर्करा कितने कार्बन की बेटा? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की शर्करा को अपन क्या कहते हैं? सुगर क्या कहते हैं? पेंटोज। इसलिए इस प्रकार के ऑक्सीकरण का नाम ही क्या दिया? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या ट्रिपल ए, जिसकी मैकेनिज्म का अगर अपन अध्ययन करें तो पूरी प्रक्रिया निम्न स्टेट के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें कल अपन ने पहला स्टेप कौन सा लिया था बेटा? पहला स्टेप लिया था फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंड ग्लूकोज। ये वही स्टेप हो गया जो ग्लाइकोलाइसिस में बड़ा संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज किसके साथ क्रिया करता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के साथ क्रिया करता है। अब यहां हेक्सोकाइनेज एक ट्रांसफरेज का एंजाइम है जो एटीपी से एक फॉस्फेट समूह को बेटा कौन से क्रियाधार, दूसरे क्रियाधार यानी ग्लूकोज पर कितने नंबर कार्बन पे? 6 नंबर कार्बन पे ट्रांसफर कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज 6 से फॉस्फेट। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था अपने पास बेटा कौन सा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रो जीनेज एंजाइम की उपस्थिति में कौन बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है? जल योजित होता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जल से हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा बेटा?
रिमूव करेगा और रिमूव करने वाले हाइड्रोजन आयन NAD+ का अब चेंज कर देते हैं बेटा किसमें, NADH2। अब H2 में से हाइड्रोजन निकल गए, क्या बचा बेटा, एक ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सटका सूत्र आप सबको पता है बेटा क्या है, CHO CHOH होल्ड फॉर CH2। यदि OH है तब तो ग्लूकोज, और यदि यहाँ फॉस्फेट है तो बेटा ग्लूकोज 6 से फॉस्फेट। अब इस जल में से ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड समूह के साथ हो जाती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, तो ग्लूकोज का के एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण हो गया बेटा किसमें, कार्बोक्सिलिक समूह में। बाकी वैसा का वैसा रखो। क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड समूह किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसका मतलब ये एसिड बन गया और इस एसिड का नाम हो गया फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। अब थर्ड स्टेप कौन सा बताया था, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। अब जो ग्लूकोनिक एसिड है उसका क्या हो रहा है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने से बेटा एक तो मॉलिक्यूल CO2 का बाहर निकलेगा और दो मॉलिक्यूल किसके बाहर निकलेंगे, हाइड्रोजन आयन के बाहर निकलेंगे। तो दोनों हाइड्रोजन आयन को NAD+ का रिडक्शन कर देते हैं बेटा किसमें, NADH2 में, और एक मॉलिक्यूल किसका बाहर निकल गया, CO2 का। बच गया क्या बेटा, 5 कार्बन की संख्या कौन सी, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट के माध्यम से ग्लूकोज या शर्करा का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो 5 कार्बन के होने के कारण इस पद का नाम रख दिया पेंटोज फॉस्फेट पद। अब यहां तक कि पूरी प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल आपके पास किसके बन गए बेटा, NADH2 के, और एक मॉलिक्यूल किसका रिमूव हो गया, CO2। दो मॉलिक्यूल निकल गए किसके, NADH2 के, एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, CO2 का, और 5 कार्बन की श्रृंखला बन गई आपके पास कौन सी बेटा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब आगे क्या होगा बेटा, जो आपके पास राइबोलोज फाइव फॉस्फेट है उसका पुनः क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण यानी कि जल योजन होता है। वही कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, राइबोलोज 5 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। राइबोलोज 5 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब वापिस यहां से बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन, यहां दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे,
ये NAD का किसमें कन्वर्जन हो गया बेटा, NADH2 में। ऑक्सीजन यहां जोड़ दो, कौन से एसिड समूह में बदल दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब ये कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बेटा, 5 कार्बन वाला। क्या मॉलिक्यूल बन गया, एक मॉलिक्यूल। अब 5 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक समूह युक्त कार्बोहाइड्रेट बना है उसका वापस क्या कर दो बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, CHCOH होल ट्राइस, इस ट्राइस को बेटा पे यहां एक बार CHOH और CHOH यहां 2 ले लो और CH2OP। अब इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर दो बेटा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करने से ये दो हाइड्रोजन आयन, सॉरी एक CO2 का मॉलिक्यूल और एक दो हाइड्रोजन आयन NAD का रिडक्शन कर देंगे किसमें, NADH2 में। कितने कार्बन की संख्या बच गई बेटा, अब यहां CHO बच गया, ये हाइड्रोजन चला गया, ये चला गया, क्या बचा CHO, CHOH2 CH2OP। कितने कार्बन की संख्या बच गई बेटा, 4 कार्बन की। कौन सी हो गई, इरिथ्रोज। एक मॉलिक्यूल और बाहर निकल गया। अब इस प्रकार एक एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा बेटा, बाहर निकलता जाएगा। और प्रत्येक CO2 के मॉलिक्यूल के साथ कितने NADH2 के मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, एक CO2 के मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में तो NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु से कितने मॉलिक्यूल्स CO2 के बाहर निकलते हैं, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। और 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने पर 12 NADPH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये NADH2 आगे जाकर ATS में एक से कितने बेटा, 12 NADH2 बनते हैं। एक से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP। तो 12 से कितने बन जाएंगे बेटा, 12 3 36। तो कौन से पाथवे द्वारा बेटा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी प्रोडक्शन होता है बेटा, 36 एटीपी। लेकिन साथ में याद करो बेटा शुद्ध एटीपी प्रोडक्शन कितना होगा, तो शुरुआत में अपन जब प्रोसेस शुरू की थी तो एक एटीपी क्या हो गई थी बेटा, खर्च हो गई थी। तो कितने बच गई, 36 माइनस 1 कितने एटीपी बेटा, 35 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपके पास हो गया कौन सा पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। कौन सा हो गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब इसके पश्चात दूसरा है बेटा एंटनर डुओफ। इस प्रकार का पथ केवल और केवल किसमें पाया जाता है, ऑक्सीशोषण करने वाले या अनऑक्सीशोषण करने वाले बैक्टीरिया में, जिसका सबसे पहले अध्ययन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में किया। इस पथ में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो वास्तविक रूप से किसके द्वारा था, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा ही होता। एंटनर डुओफ इस प्रकार के पथ किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में। और उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, कौन से बैक्टीरिया में, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में। अब इस प्रकार के पथ की खोज एंटनर
डुओडुरोफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। उनके मान सम्मान में इस पद का नाम क्या था? एंटनर डुओडुरोफ। अब इस पद में भी, एंटनर डुओडुरोफ में भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो किसके द्वारा था? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा ही होता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, उस प्रोसेस में बनने वाले जो मध्यवर्ती यौगिक है वो किसके समान नहीं होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के समान नहीं होते हैं। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस से भिन्न मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है। उस पद को ही अपन क्या कहते हैं? एंटनर डुओडुरोफ पद। या सीधी भाषा में अपन कहते हैं, कह सकते हैं एंटनर डुओडुरोफ पद कौन सा है? वह पद जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से भिन्न मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है। उस पद को ही क्या कहते हैं? एंटनर डुओडुरोफ पद। जो किसमें पाया जाता है इस प्रकार का पद? बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया में इसका अध्ययन क्या था? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में। इतना ही याद है। अगला पद है बेटा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हिंदी में अर्थ होगा बेटा श्वसन क्रियाधार में अंतर सब। अब सबसे पहले तो अपने पास आया था बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का अर्थ था श्वसन क्रियाधार में जिन खाद्य पदार्थों का या जिन उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्लस CO2 बनती है, ऐसे उच्च ऊर्जा वाले कार्बनिक पदार्थों क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। या वे कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। या जीवों के शरीर में खाद्य पदार्थों के या जिन खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या उत्पन्न होती है बेटा? ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसन क्रियाधार या श्वसन में जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थों का, इसके अलावा कुछ जीवों में चौथा पदार्थ भी उपयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में या तो उपयोग किया जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट। या उपयोग किया जाता है किसका? लिपिड का। या उपयोग किया जाता है किसका? प्रोटीन का। या फिर कुछ जीवों में किसका उपयोग किया जाता है? ऑर्गेनिक एसिड को भी किसके रूप में उपयोग किया जाता है? श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है। अब सामान्यतः श्वसन क्रियाधार के रूप में आप सबको पता है किसका उपयोग कहता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कहता है। और कार्बोहाइड्रेट के अभाव में शरीर के अंदर किसका उपयोग कहता है? लिपिड को श्वसन क्रियाधार के रूप में। और लिपिड को श्वसन क्रियाधार के रूप में की कमी होने पर किसका उपयोग कहता है? ऑर्गेनिक एसिड का। और फिर सबसे लास्ट में शरीर के अंदर श्वसन क्रियाधार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन को जब श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग करते हैं तो ऐसे श्वसन का अपने नाम क्या किया था बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड को श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है तो इनमें आपस में इंटर रिलेशन क्या, आपस में संबंध है क्या? तो आप सबको पता है बेटा
अपने शरीर में या जीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पहुंचता है? स्टार्च। किसके रूप में पहुंचता है? स्टार्च के रूप में। अब इस स्टार्च का शरीर के अंदर क्या होता है बेटा? पाचन, और पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज किस में प्रवेश कर जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश कर जाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस तक की, यहां तक की पूरी प्रोसेस कहां कंप्लीट हुई थी बेटा? साइटोप्लाज्म। अब ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है बेटा? पायरुविक एसिड बनता है। यहां तक की पूरी प्रोसेस कहां कंप्लीट हुई बेटा? साइटोप्लाज्म। अब इसके पश्चात आगे की पूरी प्रक्रिया कहां कंप्लीट होगी बेटा? अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर गया बेटा? प्रवेश, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया बेटा? एस्टाइल कोटिंग। ये पूरी प्रोसेस कहां कंप्लीट हुई? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एस्टाइल कोएंजाइम किस में प्रवेश कर गया बेटा? क्रेब्स साइकिल्स में, और क्रेब्स साइकिल्स में क्या बनी बेटा? CO2 बनी, क्या बना? H2O बना, और साथ में क्या बना बेटा? NADH2 एंड FADH2, जो किसके माध्यम से? ETS के माध्यम से। किसका निर्माण करता है बेटा? एटीपी का निर्माण। ये तो ऊर्जा उत्पादन की प्रोसेस हो गई बेटा किसकी? ग्लूकोज की। अब यदि शरीर में ग्लूकोज एब्सेंट है या ग्लूकोज का अभाव है, जैसे भूखमरी वाली कंडीशन में या किसी रोगग्रस्त कंडीशन, तब किसका उपयोग किया जाता है? श्वसन के आधार के रूप में लिपिड का उपयोग किया जाता है। अब लिपिड से ऊर्जा कैसे उत्पादन होता है? उसका ऑक्सीकरण कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो लिपिड का पहले डाइजेशन होगा बेटा किसमें? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये पूरी प्रक्रिया कहां कंप्लीट होगी बेटा? अगर लिपिड को भी श्वसन के आधार के रूप में किया जाता है तो कोशिका द्रव्य के अंदर लिपिड टूट पचित हो जाएगा जिसमें ग्लिसरॉल प्लस है फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल बदल जाएगा बेटा किसमें? 3-PGL में, और 3-PGL किसके दौरान बना था बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। तो 3-PGL किसमें प्रवेश कर जाएगा? आगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में क्या प्रवेश कर जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में प्रवेश कर जाएगा, और फिर उससे क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड के पश्चात आगे की पूरी प्रोसेस किसके समान हो जाएगी? स्टार्च के समान, या ग्लूकोज के क्या हो जाएगी? समान। यानी कहने का मतलब क्या है? जब लिपिड को श्वसन के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है तो कोशिका द्रव्य के अंदर लिपिड का पाचन हो जाएगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल बदल जाएगा इसमें 3-PGL, और 3-PGL किसके मध्यवर्ती उत्पाद है? ग्लाइकोलाइसिस। वहां से आगे की प्रोसेस किसके समान हो जाएगी? स्टार्च के समान। अर्थात फिर 3-PGL से क्या बन जाएगा बेटा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा? एस्टाइल कोएंजाइम। क्रेब्स साइकिल्स में क्रेब्स साइकिल CO2 और H2 में, साथ में NADPH2 और FADH2 बनते हैं, जिनका ETS द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दूसरी तरफ आपके पास क्या बनेगा? लिपिड से फैटी एसिड। ये फैटी एसिड बदल जाते हैं बेटा किसमें? इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? एस्टाइल कोएंजाइम में, और एस्टाइल कोएंजाइम
का क्रेब्स साइकिल्स द्वारा कंप्लीट ऑक्सीकरण, जिसके द्वारा NADH2 और FADH2। तीसरी तरफ आपके पास क्या है, यदि लिपिड एब्सेंट है तो उस कंडीशन में बेटा किसको श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रोटीन। किसको उपयोग किया जाता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन का पाचन हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा किसमें, आप सबको पता है किसमें पाचन होगा, एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड आगे जाकर या तो बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और उसके डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बन जाता है, एस्टाइल कोएंजाइम, और आगे की प्रोसेस द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। या एमिनो एसिड डायरेक्टली बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एस्टाइल कोएंजाइम में, और फिर उसके पश्चात क्रेब्स साइकिल में एंटर करके उससे किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये अंतर संबंध का क्या हो गया बेटा, श्वसन क्रियाधार में अंतर संबंध का क्या बन गया बेटा, आरेख। क्या बन गया, आरेख। सामान्य कंडीशन में स्टार्च को श्वसन क्रियाधार के रूप में किया जाता है, स्टार्च का पाचन हो जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज किसमें प्रवेश कर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में, प्रोसेस कहां कंप्लीट होनी है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, यहां तक कि प्री प्रोसेस किसमें कंप्लीट होगी बेटा, साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, जिसके फलस्वरूप बन गया एस्टाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स में प्रवेश कर गया बेटा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने के फलस्वरूप CO2 और H2 में पुनर्पीड़न हो गया, साथ में NADH2 और FADH2 का निर्माण हो गया। दूसरी तरफ यदि ग्लूकोज स्टार्च स्लीप में एब्सेंट है तो उस कंडीशन में लिपिड का पहले पाचन होगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में से, उसमें से ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-PGL में, 3-PGL किस में एंटर कर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, फिर आगे प्रोसेस किसके समान हो जाएगा, ग्लूकोज के समान। दूसरी तरफ फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, एस्टाइल कोएंजाइम किसमें प्रवेश कर जाता है बेटा, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा NADH2 और FADH2 जिनका ATS द्वारा क्या हो जाता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तीसरी कंडीशन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पाचन हो जाता है। एमिनो एसिड या तो डायरेक्टली किसमें प्रवेश कर जाते हैं, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पायरुविक एसिड बाद में आगे की प्रोसेस में चला जाता है, या डायरेक्टली एमिनो एसिड से किसका निर्माण हो जाता है, एस्टाइल कोएंजाइम, और एस्टाइल कोएंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा, फिर ETS द्वारा एनर्जी का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही ये अपने पास इंटर रिलेशनशिप आ गया बेटा किसके बीच, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बीच। थैंक्स बेटा।